जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 2025 में जो 25 मई को होने जा रही है, जो कि अभी तक यही हम डेट को आपसे बोलेंगे क्योंकि जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का उसमें उन्होंने 25 मई ही दे के रखा है। तो उनको ध्यान में रख के और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रख के, चाहे बीपीएस हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी हिंदी भाषी स्टेट है उनके लिए, और इंग्लिश में भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। जी हाँ, दृष्टि आईएएस की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इसमें बच्चे आपसे 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आप देखोगे पूर्णांक 200 नंबर का है। मैंने आपको इसके टेस्ट से पहले एक वीडियो बनाई थी और आपसे कहा था कि हम जो 21/7/2024 की मैगजीन रही है जुलाई महीने की, उसको आप रिवाइज करें, और मैंने बताया था कि कहाँ से कैसे रिवाइज करें। एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। मैं मिस्टर कुमार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। आप एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज परिवार के सदस्य हैं, तो आपकी एक ड्यूटी है जितना हो सके इसको सपोर्ट करें। ठीक है, आप जिस भी तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहते हैं वैसे सपोर्ट करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेने से पहले यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है जहां आपको अपना अनुक्रमांक नंबर डालना होता है, और आपको बता दें कि अगर आप गलत क्वेश्चन को चूज करते हैं, मतलब कि गलत क्वेश्चन आपका होता है, तो 1/3 आपको दंड दिया जाता है, मतलब कि आपके अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको और बताना चाहता कि हमने आपसे एक टेस्ट जो आपका करंट अफेयर का था वह चर्चा का बिंदु बना लिया है। टेस्ट नंबर 1 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ये टोटल करंट अफेयर होगा। प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि मैं ये अपेक्षा रखता हूं आपसे कि आपने 2024 जुलाई में करंट अफेयर आवश्यक रूप से पढ़ा होगा, चाहे वो द हिंदू से पढ़ा हो, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ा हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को, चाहे दृष्टि आईएएस की मैगजीन से पढ़ा हो, चाहे विजन आईएएस की हो, बट आपने करंट अफेयर, मैं ये सोच के चलूंगा कि मेरे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा। ठीक है, और उसी करंट अफेयर पर ये टेस्ट है। ये आप देखोगे टेस्ट संख्या अगर हम देखें तो बच्चे, यह टेस्ट संख्या आप देखोगे टेस्ट नंबर आपका 2 है, जिसके हम 2 से 3 पार्ट आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये 2 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। इतने मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, आप इतने चैनल को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। और कल है आपका मंडे। कल मतलब कि आज जो मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, ये क्लास मैं आपसे 8 दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि आपको 9 नवंबर मॉर्निंग में, 9 दिसंबर में आपको मिलेगी। 9 दिसंबर नाइट, ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर नाइट 8 बजे का बच्चे आपका 8 PM को, मैं आपको पुनः बता देता हूं, 9 दिसंबर 8 PM को नाइट में आपकी क्लास क्या होगी, लाइव होगी। इसका जो पार्ट नेक्स्ट होगा मैं आपसे लाइव शो करने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे, आप जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। परंतु क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कोई भी मुझसे एनी क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है जो स्टडी से रिलेटेड है, अगर कोई भी आपको समस्या हो रही है, ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो होगा बच्चे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, परंतु मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। आइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पर 3-4 स्टेटमेंट है। पहला राज्य प्रमुख, दूसरा है वरिष्ठ राजनेता, तीसरा है न्यायिक अधिकारी और चौथा है सैन्य अधिकारी। उपयुक्त में से कितने
धन शोधन निवारण अभिलेखों का रखरखाव संशोधन नियमन 2023 के अंतर्गत राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किए गए हैं। मतलब कि इनमें से कितनों को आपने क्या किया है, धन शोधन जो निवारण अधिनियम है, ठीक है, जो 2023, ठीक है, 2023 का जो ये संशोधन हम लेकर के आए हैं, इसमें कितनों को इनमें से राजनीतिक रूप से परिभाषित किया गया, मतलब कि जो पॉलिटिशियन डेफिनेशन है उसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। मतलब कि इनमें पूछ रहा है कि कितने सही है। जैसे आपको ये मैं एक और यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूं, पहला क्वेश्चन ये ठीक है कि पेयर वाला क्वेश्चन ही आपको पहला क्वेश्चन मिला है, तो यहाँ पर डाउट भी ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट है बच्चे, समझना जरा है, बार बार नहीं समझाऊंगा। ये 4 स्टेटमेंट है, अब इन्हीं में से पूछ रहा है, चारों में से। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि केवल, अगर यहाँ पर ऑप्शन देकर रखा है केवल एक, तो कई बच्चे इसको एक को कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कितने हैं, आपको लगता है इसमें केवल चारों में एक सही है, कोई सा भी सही है, चाहे 4 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है, तो आप कहेंगे सर 1 है। अब इनमें से आपको लग रहा है मान लीजिए 2, इन चारों में से कोई से भी 2 सही लग रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 2। अगर आपको लग रहा है बच्चे कि इनमें 3 सही हैं, कोई से भी 3 सही हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें केवल 3 सही हैं। आपको लग रहा है कि सभी चारों, तो सभी चारों सही हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इतने में क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया होगा। तो बच्चे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सभी चारों। आपका जो धन शोधन निवारण संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया है, इसमें राज्य प्रमुख जो होते हैं, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति इसको कहते हैं, वरिष्ठ नेता जो होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर आपके मिलेंगे, उनको रखा जाता है, और न्यायिक प्राधिकारी मतलब कि और सैन्य अधिकारियों को भी इसके अंदर सूचीबद्ध किया गया। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए, क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कथन वाला क्वेश्चन है, कथन 1 और कथन 2। देखिए क्या कर रहे हैं कथन 1 में कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित करने हेतु उचित प्रक्रिया या फिर विधि के अधिकार का पालन अनिवार्य है। मतलब कि अगर आप उससे वंचित करना चाहते हैं तो ये ऐसा है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं क्योंकि भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। देखिए बच्चे ये कह रहे हैं कि जो संविधान है, संविधान क्या कह रहा है कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट है। क्या ऐसा है क्या बच्चे? तो आप कहेंगे सर जी नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि क्या है बच्चे, ये आप देखोगे कानूनी अधिकार है। क्या है आपका कानूनी, कानूनी नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। क्या है आपका, ये संवैधानिक राइट हो जाएगा। वहीं आप देखोगे इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट है, तो आप कहोगे महोदय नहीं, ये फंडामेंटल राइट कदापि नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट देखो पहले हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संविधान का जो आर्टिकल 31 था उसके आप देखोगे कुछ क्लोज थे, जैसे क्लोज ए है, बी है, तो उसी में से जो ए है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। अब इसमें से क्या कर दिया गया, इसको संशोधन कर दिया गया और संविधान के भाग नंबर 12, ठीक है, 12 ए में इसको रखा गया, संविधान के 12 ए, और आर्टिकल 300 का में इसको क्या कर दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया कि संविधान में वर्णित है तो संवैधानिक अधिकार होगा, ना कि एक कानूनी अधिकार। तो महोदय यहाँ पर ये संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, इसको कई जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल मामला वो इसी के ऊपर था, कई ऐसे मामले रहे हैं जो इसी को लेकर के थे। तो यहाँ पर बच्चे दूसरा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप देखोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि पहला इसमें सही है और दूसरा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। ये कह रहे हैं कि धन एवं उत्पादन के साधनों का सर्वाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्जित है, ठीक है, वर्जित है। ऑप्शन नंबर ए 19, बी 39, सी 43 और डी 301। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। इसका राइट आंसर देखिएगा क्या है, ठीक है, बताइए। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धन उत्पादन साधनों के सर्वाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत ये वर्जित किया गया है। तो संविधान का जब आप पार्ट महोदय क्या पढ़ते हैं, संविधान का एक पार्ट पढ़ते हैं बच्चे, पार्ट नंबर 4, जिसको आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल आप देखोगे 39, और 39 में इस बात को क्या किया गया है, आप देखोगे रेखांकित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा इसका पहले पेन का कलर चेंज कर देता हूँ बच्चे, देखिए थिकनेस भी कम कर लेते हैं और इसका कलर भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा रेड वगैरह ले लेते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर दो स्टेटमेंट है। पहला, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने का आधार होता है। नंबर 2 कह रहे हैं कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता रद्द किए जाने के बाद राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की पात्रता खो देते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, इसका जो आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं कि यदि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता रद्द किए जाने के बाद राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए की अपात्रता खो देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इनको अगर भारतीय चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी है तो ये किसी रीजनल क्षेत्र में लड़ सकते हैं। भाई मान लीजिए आपको कहा कि आप 2 इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप लोकसभा और विधानसभा का नहीं लड़ सकते, लेकिन महोदय आप इलेक्शन तो किसका लड़ सकते हैं? आप इलेक्शन तो पंचायत का लड़ सकते हैं ना, आप पंचायत का लड़ सकते हैं। तो चुनाव केवल यही नहीं होते हैं, भारत में चुनाव कई तरीके के होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत है। देखो निर्वाचन का मात है, चुनाव की अगर हम देखें, इलेक्शन एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ना कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट कहते हैं, रिप्रेजेंट, ठीक है, ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, कौन सा है 1951, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल द्वारा मान्यता रद्द करने का अधिकार देता है। बिल्कुल ये इसको अधिकार देता है, और इसके कई सेक्शन हैं। जैसे आप देखोगे इसका एक सेक्शन आता है 8, सेक्शन आता है 3, ठीक है, तो इनको आप पढ़ें सही से। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, यहां पर देश देके रखे हैं और प्रचलित पार्टी या फिर प्रणालियां आपको देख के रखी हैं, ठीक है, बताइएगा। देखिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। पहला है अमेरिका, क्या अमेरिका में एक दलीय है? चीन है द्विदलीय, और भारत है बहुदलीय। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, देखिए कह रहे हैं कि उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी एक सभी 3, मतलब कि और डी कोई नहीं। आइए एक एक पार्टी को देखते हैं, एक एक देश को देखते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि महोदय अगर कंट्री की बात कर लें, कंट्री वाइज देखें, जैसे अमेरिका को देखें तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो अमेरिका का होना चाहिए द्विदलीय व्यवस्था। एक तो वहाँ पर कालों की पार्टी है, गोरों की पार्टी है, ठीक है। वहीं चीन की बात कर ले तो चीन में केवल एक पार्टी है। कौन सी पार्टी है? केवल एक दलीय पार्टी है। वहीं भारत की बात कर ले तो भारत एक बहुदलीय पार्टी है। भारत में 7 नेशनल पार्टी हैं, ठीक है। भारत में लगभग 7 नेशनल पार्टी हैं। बताइएगा कौन कौन सी नेशनल पार्टी है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कौन कौन सी नेशनल पार्टी है इसका आंसर कमेंट्स करना है। तो इसमें कितने ठीक है? केवल एक ठीक है, मतलब कि तीनों में केवल एक ठीक है, मतलब कि तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको होगे इसमें केवल एक सही है, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी प्राथमिकता निगरानी सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो अमेरिका के द्वारा एक प्राथमिकता निगरानी सूची जारी की जाती है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कि यह किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा चिंताओं को निर्बलता की समीक्षा है। नंबर 2, अमेरिका द्वारा भारत को इस निगरानी सूची वाले देशों में सम्मिलित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा यह से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। आइए अगर हम देखें, देखो बच्चे इसका पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। मतलब कि ये जो प्राथमिकता निगरानी सूची के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा जो जारी की जाती है, खासतौर पर जो आपका कॉपीराइट जो होता है, ठीक है, राइट टू कॉपीराइट जो होता है, उसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात यहाँ पर की गई है और उसकी चिंताओं को समीक्षा की बात करता है। वहीं दूसरा वाला एकदम करेक्ट है कि भारत को इस निगरानी सूची में क्या किया दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है और अमेरिका ने स्वयं इसका पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब कि दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गॉट इट। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपसे पूछा गया है, तीन स्टेटमेंट है। पहला उत्तराधिकार कर, दूसरा मृत्यु कर, तीसरा संपत्ति कर। उपयुक्त में से कितने कर भारत में प्रचलन में है? अब देखो भारत में जो प्रचलन में कर है वो आपसे पूछा जा रहा है। केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। आइए एक एक करके बात करें। देखो एक आता है जब आपका उत्तराधिकार कर होता है तो भारत में ये कर नहीं है। खासतौर पर आप देखोगे जो टैक्स होता है, जैसे आपका जीएसटी है, एग्जाम्पल फॉर जीएसटी, या फिर आप देखोगे पर्सनल एक टैक्स होता है, आप देखोगे पर्सनल जो इनकम होती है उस पर टैक्स होता है, निगम कर होता है, ठीक है। ये सारे कर होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है, ये तो अप्रत्यक्ष कर की सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी उत्तराधिकार जो संपत्ति होती है उसका कोई टैक्स नहीं है। वहीं आप देखोगे यदि किसी की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, तो उस पर भी कोई आप देखोगे टैक्स नहीं है और होना भी नहीं चाहिए वास्तव में तो, ठीक है। जिस देश में है तो वो मुझे लगता है कि बड़ी ही विडंबना है अगर उस देश में है तो। संपत्ति कर हाँ होना चाहिए, परंतु भारत में संपत्ति कर नहीं है। वहीं आप देखोगे पूछा है कि भारत में प्रचलन कितने उपयुक्त कर हैं, तो आप कहोगे महोदय भारत में इनमें से कोई भी प्रचलन में टैक्स आपका नहीं है। अगर आपके पास में कितनी भी संपत्ति है, ठीक है, उसका कोई टैक्स आपका नहीं लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली आप एनजीओ में क्या है कुछ डोनेशन दे सकते हैं, परंतु आपसे कोई टैक्स वगैरह नहीं रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं आपसे, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शंस। महत्वपूर्ण खनिजों की घोषणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उससे संबंधित आपसे घोषणा है, ठीक है, और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो इनकी घोषणा राष्ट्रों द्वारा उनके आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ इनके अनुमोदन हेतु वैश्विक संस्था है, कौन? यूएनओ। तीसरे में कह रहे हैं भारत द्वारा 30 महत्वपूर्ण खनिजों की घोषणा की गई है, ठीक है, जैसे जर्मेनियम होता है, लिथियम होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। वहीं आपसे पूछा उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, मतलब कि इसमें पैर वाला क्वेश्चन है, आपसे कितने कथन सही हो सकते हैं उस पर पूछ रहा है। केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। तो प्यार बच्चे इसमें कितने हैं अगर हम देखें तो इसमें खासतौर पर आप देखोगे कितने रखे गए हैं, केवल इसमें 2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 2। भारत ने आप देखोगे 30 इसके अंदर रखे हैं और संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक तरीके से ये सूची नहीं है, बल्कि आप देखोगे ये पहला वाला और तीसरा वाला ठही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, चुनाव सुधार पहल देके रखी हुई है और वर्ष देके रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आदर्श आचार संहिता, अगर जब भी आप इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर लेंगे तो एक आईएएस अधिकारी हुए हैं टी सेशन, ठीक है, तमिलनाडु के थे, बड़ा ही उनका रहा है। जो आप पहचान पत्र देखते हैं वोटर आईडी कार्ड में लिंक किया गया, ठीक है, तो वो सारे दृष्टिकोण उन्हीं के हैं। तो यदि उनको आप याद करेंगे तो बड़े ही खूंखार मैं कहूँगा, बड़े ही सतर्क और अच्छे आईएएस अधिकारियों में से एक रहे हैं टीएन शेषन, ठीक है। देखिए पहला जो है ये कह रहे हैं आदर्श आचार संहिता 1969, दूसरे में कह रहे हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग 1993, तीसरे में कह रहे हैं मतदाता फोटो पहचान पत्र 1988। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, नोमे का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इंग्लिश वाले बच्चों को भी हम देखेंगे। थोड़ा फास्ट वे में हम ले रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है इसकी क्लासेस की अपनी टर्म ऑफ कंडीशन है। मैं ये अपेक्षाएं रखता हूं आपसे, क्योंकि करंट अफेयर है, आपने इसका रिवाइज आवश्यक रूप से किया होगा। और करंट अफेयर के साथ साथ ये स्टैटिक भी है, मतलब कि ये बेसिक आपका है कॉन्सेप्चुअली, इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाएंगे, परंतु करंट अफेयर को क्या करेंगे, टैकल करके पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 को कहेंगे बाद में, ठीक है, 10वें क्वेश्चन को बाद में लेंगे हम, पहले अब इंग्लिश वाले बच्चों का भी दिखा देते हैं। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आ जाइएगा, आप भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करिएगा। ये लीजिएगा बच्चे, पहला क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझा दिया मैंने, ऑप्शंस ये हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शंस, 5 क्वेश्चन, ये ऑप्शन है 5 क्वेश्चन के, 6 क्वेश्चन,
7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन। 10 भी आप लगा लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए आइए आप देखते हैं। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहे हैं आपसे, भारत सरकार द्वारा 1991 में किए गए एलपीजी मतलब कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, सुधारों, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, आप इसको करंट कहोगे या फिर इसको आप बेसिकली आप देखोगे कॉन्सेप्ट के आधारित कहोगे। भाई बेसिक आपका है, स्टैटिक में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु निर्यात सब्सिडी को प्रारंभ किया गया, मतलब कि जो आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडी है क्या उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, पहला कह रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है व्यापार पुनर्गठन एवं विलय की सुविधा के लिए व्यवहार अधिनियम प्रावधानों में छूट प्रदान की गई थी। तीसरे में कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, मतलब कि जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर थे उसको क्या कर दिया गया, जो नेशनल सिक्योरिटी तक थी वहां तक उसको लिमिटेड कर दिया गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो बच्चे वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे केवल 2। यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा और आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट सही है। मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जो आपका नेशनल सिक्योरिटी है इसमें भी खास तौर पर आप देखोगे FDI आ रहा है, FDI, FPI, ठीक है, ये आ रहा है, और FII, ठीक है, ये भारत में आ रहा है आज इन सब क्षेत्रों में, और ये खोल दिए गए हैं। FDI भारत में 2 रूट से आता है, एक होता है आपका ऑटो रूट से और एक होता है गवर्नमेंट रूट से। ठीक है, गवर्नमेंट रूट में थोड़े से आप देखोगे दिल्ली रूट इसको कहते हैं और इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट से आपको पूछना पड़ेगा, परंतु जो मुंबई रूट होता है ऑटो रूट होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो रूट है वहाँ पर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर आपको 100% एरिया मतलब दिया जाएगा जिसमें भी आपको लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं बच्चे, ये कह रहे हैं कि शरणार्थी समझौता 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक शरणार्थी समझौता है और उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह ऐसे लोगों को परिभाषित करता है जो अपने नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं। दूसरा, भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। आइए देखिए, ये जो है शरणार्थी समझौते की बात कर लें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं कि लोगों को परिभाषित कर देता है। नहीं, ऐसे लोगों को ये कदापि नहीं जोड़ता है। देखो खासतौर पर शरणार्थी कौन होगा, आर्थिक रूप से जो वंचित हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी सिटीजनशिप उससे छीन ली जाएगी, या फिर वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कंजम्पशन या कोई बीमारी, तभी तो भाई आप माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको रोजगार के ऑप्शन नहीं है, या फिर आप क्यों कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका पार्टिसिपेट नहीं है, आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं। तो कई चीज़ें बच्चे यहाँ पर नहीं होती हैं, केवल यही नहीं है कि उसमें परिभाषित, इसकी परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा है और ये जो है एक सीमित लिमिटेड परिभाषा को यूज किया गया। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता देश है। नहीं, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। 1 सेकेंड। क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र, क्या कह रहे हैं बच्चे आपसे, ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी की प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता मतलब कि INC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देके रखें। पहला, यह 2024 के अंत तक एक बाध्यकारी वैश्विक समझौते के विकास हेतु लक्षित है। मतलब कि क्या है, 2024 तक क्या है, बाध्यकारी है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से अलग प्लास्टिक प्रदूषण के अन्य स्वरूपों के संपूर्ण जीवन चक्र को नियंत्रित करने का लक्ष्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए
यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम सही है बच्चे, क्योंकि 2024 तक इसने खास तौर पर रखा गया है कि इसके अंत तक, अब अंत तो चल ही रहा है 2024 का, क्योंकि दिसंबर है आज, आप देखोगे 9 दिसंबर हो चुका है। तो ये तो बच्चे आप देख पा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक बाध्यकारी वैश्विक समझौते के विकास के हेतु लक्षित किया गया है। बिल्कुल ये सही बात है, परंतु दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। इसके अंतर्गत समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को अलग प्लास्टिक प्रदूषण के अन्य स्वरूपों के संपूर्ण जीवन चक्र को नियंत्रित करने का लक्ष्य नहीं, संपूर्ण जीवन चक्र को नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि इसने क्या किया है कि जो आपका ओशन प्लास्टिक है केवल उसको क्या करना है, उसको अलग कर देना है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अरोरा वोरियालिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, यह एक उत्तरी ध्रुव के पास होने वाली खगोलीय परिघटना है जो कि आवेशित कणों के वायुमंडल में होने वाले टकराव से उत्पन्न होती है, जिसको अरोरा कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ये अर्थ है, इसके नॉर्थ पोल को आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ पोल में ऐसे आपको ग्रीन टाइप का कुछ नज़ारे आपको मिलते हैं। अभी आप गूगल कीजिएगा अरोरा तो आपको शायद दिखाई दे। अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में भी ये दिख जाता है, ठीक है। इसकी जो कलर है वो आपको विभिन्न टाइप की देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा रेडनेस इसमें हो जाती है, ठीक है, ग्रीन टाइप का हो जाता है, ठीक है, ब्रिंजल थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट कलर में होता है। तो ये कह रहे हैं कि पहला ये उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत दिखने वाले रंग गैस कण के प्रकार और उसकी ऊंचाई पर निर्भर नहीं करते हैं, ध्यान रखना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये जो अरोरा होता है ये उत्तरी ध्रुव के पास होने वाली क्या है, खगोलीय परिघटना के रूप में जाना जाता है। और इसके आवेशित कणों में वायुमंडल के होने जब टकराता है वायुमंडल से तो उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये उत्पन्न होता है, ठीक है। खासतौर पर दोनों गोलार्ध में होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर आपको आर्कटिक रीजन में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मान लीजिए ग्रीनलैंड चले गए या फिर आप स्वीडन चले गए, डेनमार्क चले गए, तो वहाँ से आप इस दृश्य को देख सकते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ये कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत दिखने वाले रंग गैस कण के प्रकार और उसकी ऊंचाई पर नहीं महोदय, ये उसके प्रकार पर, टाइप ऑफ गैसेस के जो कलर होते हैं उस पर, और इन सब के अलावा जो उसकी हाइट है उस पर ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14। ये कह रहे हैं उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने एक शब्द बोला है बच्चे उष्णकटिबंधीय। आइए उष्णकटिबंधीय, ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। यह जीवाणुओं एवं विषाणुओं के अतिरिक्त अन्य रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं जो कि उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरे में कह रहे हैं कि यह पर्यावरणीय स्थितियों से संबंधित होते हैं। 3, ये जटिल जीवन चक्र प्राणियों से जुड़े होते हैं जो वेक्टर जनित अथवा पशुओं में संग्रहित होते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ठीक है, कितने कथन सही हैं। तो देखो बच्चे, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। आइए देखो मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ, मतलब कि एक चित्र आपको बनाना चाहता हूँ। देखो जब आप इस अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, ये अर्थ है, यहाँ पर ये हमने 0 डिग्री की बात कर लें तो इक्वेटर लाइन है। वहीं आप देखोगे इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन है, मतलब कि मकर रेखा नीचे मिलेगी और कर्क रेखा आपको ऊपर मिलेगी। तो पहले होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये जो आपको रीजन मिल रहा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसके ऊपर लगभग 30 डिग्री के आसपास का जो रीजन होता है इसको हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उपोष्णकटिबंधीय एक रीजन हम कहते हैं। इट्स क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर आप देखोगे रेनफॉल ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको रेनफॉल ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा इस अर्थ पे, और इन सब के अलावा आपको विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जनित बीमारियाँ मिलेंगी। यहाँ पर कई तरीके की आपको बीमारियाँ मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही होंगे देखो, यहाँ पर पहले वाले को देखो, यह जीवाणुओं एवं विषाणुओं के अतिरिक्त अन्य रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं, यह पर्यावरणीय स्थितियों से संबंधित होते हैं, और ये जटिल जीवन चक्र प्राणियों से जुड़े होते हैं, तो वेक्टर जनित अथवा पशुओं में संग्रहित। देखो यहाँ पर अगर हम देखें पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मतलब कि 2 इसके करेक्ट आंसर है। आइए इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स भी देख लीजिएगा, लगाइएगा क्वेश्चन लगाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना, पढ़ लीजिएगा 10 दोबारा, एलपीजी से रिलेटेड था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मतलब कि 11,
12 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। ठीक है, तो बताइएगा राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अरोरा बोरेलिस, बताइएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, यही थे ना। एक क्वेश्चन और था, ये अरोरा वाला होगा। ये 14 ऑप्शंस ये है। हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली ऑल 3, नन। चलिए करेक्ट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी भरपूर हो रही होगी, आप कोई समस्या कोई दुख दर्द तो नहीं हो रहा होगा। बताते चलिएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर के क्या होती है, वीडियो दूर तक पहुंचती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है बच्चे, एक मोटिवेशन टीम को मिलता है। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन है 15। ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलन मस्क याद आ जाना चाहिए आपको, स्पेस एक्स आपको याद आना चाहिए, भारत में INTL आ जाना चाहिए जो आपका प्राइवेट, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है, इसरो का एक कॉमर्शियल बॉडी है, वो भी याद आ जाना चाहिए। कई ऐसे याद आने चाहिए आपको, ठीक है, जो इस पर बहुत काम कर रहे हैं अंतरिक्ष पर्यटन पर। भारत में अभी नहीं है किंतु अमेरिका में स्टार्ट है। देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, इसके अंतर्गत पर्यटकों को पृथ्वी के कक्षीय एवं उपकक्षीय स्तर की यात्रा कराई जाती है। मतलब कि ये अर्थ है और पृथ्वी का एक कक्ष है और इसके क्या करवाते हैं, चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं। दूसरे में कह रहे हैं यह पर्यटकों को आप देखोगे कारमन रेखा को पार करने का अनुभव प्रदान करते हैं। बिल्कुल पृथ्वी है, अब देखिए ये अर्थ है बच्चे, ठीक है, इस अर्थ से यदि आप 100 किलोमीटर जाते हैं, कितना, अगर आप 100 किलोमीटर हाइट से ऊपर जाते हैं तो एक कौन सी रेखा आ जाती है जिसको बोलते हैं कारमन रेखा। इसके ऊपर जाकर के आप ग्रेविटी शून्य हो जाती है, फिर आप हवा में उड़ने लगते हैं, तैरने लगते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इसका एक अनुभव करवाते हैं। ये बात एकदम क्या हो जाएगी, आपकी करेक्ट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो इसमें दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो एलन मस्क की स्पेस एक्स जो है वो इस पर बहुत जोर शोर से काम कर रही है, ठीक है, और उसने अपना पहला कॉमर्शियल है, नासा की कई ऐसी बॉडी, ठीक है, तो अमेरिका में खास तौर पर है। भाई आपका भी सपना है तो आप भी देख लीजिएगा जाकर के एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फ्यूचर कभी देखेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तो भविष्य तय करेगा कि कभी स्पेस की भी हम सफ़र कर सकें। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन शब्द के संदर्भ में सही एवं वास्तविक अर्थों में चर्चा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में की गई है। आपने जलवायु परिवर्तन शब्द सुना होगा, यहाँ पर परिवर्तन को उससे मत लीजिएगा कि क्या बोलते हैं कि परिवर्तन इज द की माइग्रेट, ठीक है, ऐसा ना समझना कि ये परिवर्तन माइग्रेशन से, जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। आइए देखिए क्या है। ये कह रहे हैं कि पक्षियों का सुदूर मौसमी परिवर्तन, बी जलवायु परिवर्तन दबाव के कारण शरणार्थियों का अस्थायी एवं स्थायी परिवर्तन, और सी किसी क्षेत्र की परंपरा जलवायु दशाओं में स्थायी परिवर्तन, और डी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा हेतु संकटापन्न प्रजातियों को अनुकूल जलवायु क्षेत्र में ले जाना। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, गॉड ये सॉरी स्टूडेंट, प्रवासन शब्द उसी को देके रखा है। मैं एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देख लेता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ओके। रिसेंट द टर्म क्लाइमेट माइग्रेशन, ओके, प्रवासन मतलब कि माइग्रेशन ही इन्होंने, ठीक है, सॉरी, तो ठीक है, माइग्रेशन ही पूछा गया है। चलिए तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चे, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि जो जलवायु, अब क्लाइमेट जो माइग्रेट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो खास तौर पर आप देखोगे जलवायु परिवर्तन के दबाव के कारण क्या है, शरणार्थियों का अस्थायी से स्थायी प्रवासन। मतलब कि मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, मान लीजिए कि ए इस रीजन में रहता है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, रेन कम हो गई, टेम्परेचर वेरी हाई हो गया, ठीक है। अब ये जो वातावरण है यहाँ का, जहाँ ए रहता है, यहाँ पर जो अनुकूल नहीं है ए के, ठीक है, यहाँ पर जीवन जीना असंभव है। तो ऐसी स्थिति में ए क्या कर देगा, ये पलायन कर देगा कहाँ, बी के यहाँ। अब बी वाले क्षेत्र में क्या है, जो वातावरण है वो अनुकूल है, रहने योग्य है, तो वहाँ पर आप चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं इंस्टा पर और टैली पर, मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको अब कमेंट्स नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि सर PDF कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो जब आप, या तो मुझे लगता है कि आपने क्लास नहीं की है, फिर आप PDF मांग रहे हैं केवल,
आप क्लास को कीजिए, आप क्लास पूरी करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि पीडीएफ कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती है। सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब तक ठीक ठाक बच्चे उसमें आप देखोगे ज्वाइन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भाई आपको सारी चीज़ें निःशुल्क फ्री में, कोई रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध। और मैं आपसे ये कमेंट करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ, आपको दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस, इन दोनों की टेस्ट सीरीज, दृष्टि आईएएस की हम क्या करेंगे, करंट अफेयर वाली भी और ये भी, जब ये आपके ये समाप्त हो जाएगा बच्चे, ठीक है, जब ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगी, इसके बाद में कई आपको पीवाईक्यू, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ, ठीक है, चर्चा के बिंदु बनाऊंगा। और ये क्वेश्चन जो लूंगा मैं आपको बता दूं 2013 से 2024 तक के लूंगा, फुल पेपर आपके साथ में चर्चा के बिंदु बनाए जाएंगे विद सी सैट, ठीक है, तो आप लोड ना लें किसी भी तरह का। आपको और पेपर भी अपलोड करा दिए जाएंगे, बताया जाएगा आपको कहाँ से आप डाउनलोड करें, कैसे करें, सारी चीज़ें, आप बस जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, बाकी का आपसे कोई रुपया नहीं, ठीक है, सपोर्ट जितना करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा दबा के। ये सागर सर का कहना है कि बच्चे बहुत कम शेयर कर रहे हैं। सागर सर आप कहते होंगे कि बीच बीच में मैं ले लेता हूँ नाम, ये सागर सर क्या करते हैं कि जो आपकी पीडीएफ होती है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, ये इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, बाकी की चीज़ें मेरी रहती हैं, पूरी टेक्निकल टीम उसको सपोर्ट करती रहती है, ठीक है। तो कल लाइव क्लासेस भी है, जुड़ेंगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमि अवतलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि अवतलन, देखो शब्द कितने कठिन है। अब हिंदी वाले कहेंगे भूमि अवतलन क्या है सर, मुझे तो बड़ा कठिन लग रहा है। अब देखो क्या करना है, आपको इंग्लिश का वर्जन देखना है, ये एक हैबिट डाल लेना है। यहाँ पर क्या है, देखो लैंड सब्सिडेंस, ठीक है, यहाँ पर शब्द समझना, लैंड सब्सिडेंस। अब भूमि अवतलन, ठीक है, अब आपको क्या हो जाता है, इजी हो जाता है जब आप इंग्लिश का टर्म भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आप सुनते हैं क्लास में, आप जब आपकी क्लास होती है, फाउंडेशन क्लास कोर्स होता है, वहाँ पर टीचर आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो भूमि अवतलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, पहला, यह भूमिगत हलचलों के कारण किसी क्षेत्र की में भूमि धसान को संदर्भित करता है। नंबर 2, भारत में चिनाब घाटी भूमि अवतलन से प्रभावित क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यस ये सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो भूमि अवतलन का मतलब होता है कि भूमि का धसाव। क्या होता है, जब भूमि, अब मान लीजिए ये पार्टिकुलर रीजन है, ऐसे भूमि हो जाए, इसकी प्लेट नीचे चली जाए, ठीक है, ये भूमि थी लेकिन नीचे हो गई, तो ये धसाव। अब ये क्यों आया, अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा, अभी लास्ट टाइम 4 धाम यात्रा आप करते हैं, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, तो उस जब आप जाते हैं तो वो टनल वाला केस भी आपको पता है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्रों में, बद्रीनाथ वाले रीजन में आप देखोगे, उसके जब रोड है, जो हाईवे है, ठीक है, जो जोड़ता है, जहाँ पर टनल थी, उसके पीछे भी भूमि धसाव हुआ था, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। तो उसको लेकर के टारगेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि भूमिगत हलचलों के कारण किसी क्षेत्र में भूमि धसान, मतलब कि आप देखोगे धासन, देखो शब्द क्या है, धसान है, धसान, धसान को संदर्भित करता है, मतलब कि भूमि धसना। दूसरा भी सही है कि भारत में चिनाब घाटी, और वो चिनाब घाटी वाला रीजन ही आपको मिलता है। चिनाब किसकी सहायक नदी है, बताइएगा कमेंट्स करके, कमेंट्स करिएगा बच्चे, चिनाब किसकी सहायक नदी है, इसको आप कमेंट्स करके बताएंगे राइट आंसर, ठीक है। तो कितने सही हैं, इसमें दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए चिनाब, ठीक है, चिनाब किसकी सहायक नदी है, और जिसकी सहायक नदी है चिनाब, ठीक है, ये तो बताना ही है, इन सब के अलावा ये भी बताना है कि उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आइए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, हाल ही में चर्चाओं में रहे श्री माघव पेरुमल मंदिर का संबंध निम्नलिखित किस वंश से था। देखो जो श्री माघव पेरुमल मंदिर है, ये अभी चर्चाओं में रहा था, तो किस वंश से रिलेटेड था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला काकतीय, बी होयसल, सी पल्लव और डी चोल। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब कि 18। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब कि होयसाल से ये संबंधित है, जो कि श्री माघव पेरुमल मंदिर है, ठीक है, ये आपको साउथ में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म, जो संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहां पर दो स्टेटमेंट है, पहला, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी,
दूसरे में कह रहे हैं भारत इसका एक वित्तीय योगदानकर्ता देश है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, केवल इसका दो राइट आंसर है, ठीक है, पहला गलत है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैं आपको एक हिंट्स देता हूं और एक बात आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे जरा समझना बच्चे, बात यह है कि जब आपको कोई डेट दे दे, मान लीजिए कोई आपको नंबर दे दे, कोई डाटा दे दे ऐसे में यूपीएससी क्वेश्चन में, तो सामान्यतः माना जाता है, ये ऐसा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और एक एनालिसिस मैंने किया है, तो मैं उसके बेसिस पे आपसे बोल रहा हूँ, आप भी स्वयं भी उसको चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने एनालिसिस ये किया कि जब कोई मान लीजिए आपको कोई डेट दे दे, ठीक है, या कोई आपको डाटा दे दे यूपीएससी, ठीक है, क्वेश्चन के अंतर्गत, तो ध्यान में रखेंगे जब तक आपको उस क्वेश्चन के डाटा की नहीं पता होगा, ठीक है, अगर एग्जिट आपको पता है तो मानिएगा, अन्यथा उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, पेंडिंग में डाल देंगे। इट्स क्लियर है नो? आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। बताइएगा बच्चे, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए 15 नंबर को बताइएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर बताइएगा। वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, है ना, रोक लीजिएगा और फिर बताइएगा। यह है लैंड सब्सिडेंस, श्री माधवा पेरुमल टेम्पल। 18 19 ओके, यूनाइटेड नेशन काउंटर टूरिज्म ट्रस्ट फंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, मतलब कि 20 नंबर। आइए देख लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन की विजुअलिटी प्रॉपर हो रही है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बच्चे क्या है कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, वर्ष 2023 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है, मतलब कि जो सोलर एनर्जी है उसमें भारत सबसे बड़ा बन गया है 2023 में। दूसरे में कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन का 18% है। तीसरे में है कि 2015 की तुलना में 2023 में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 17 गुना वृद्धि हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? मतलब कि आपसे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। मतलब कि इन तीनों में आपसे क्वेश्चन क्या है बच्चे, पूछा जा रहा है कि कितने सही हैं, ठीक है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसमें तीनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द है सौर ऊर्जा। विश्व स्तर पर जब कोप आप देखोगे 21 थी, तो आप अगर उसको देखें, ठीक है, जो 2015 में, ठीक है, कोप 21 थी, तो उसमें क्या किया गया था 2015 में आप देखोगे भारत और फ्रांस के सहयोग से, इंडिया प्लस फ्रांस के सहयोग से क्या लाया गया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाया गया था। आज उसमें लगभग 100+ कंट्री आप देखोगे इसके सदस्य देश बन चुके हैं। और ये क्या था? सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रयास आपसे कर रहा था। इट्स क्लियर है नो? बेसिकली आप देखोगे इसमें तीनों बातें सही हैं, ये काम इस पर चल रहा है। 18% ऊर्जा हमारी सौर ऊर्जा से आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 69% जो एनर्जी है बच्चे, आज भी हम कोल से लेते हैं, मतलब कि कोयले पर हमारी आधारित है, पेट्रोल डीजल कोयले पर आधारित है, ठीक है। तो कोयले से ही हम क्या करते हैं, ऊर्जा को लेते हैं। तो तीनों इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। हाल ही में ड्रिप प्राइसिंग शब्द की सही एवं वास्तविक अर्थों में चर्चा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में की गई? मतलब कि आपसे पूछा है ड्रिप प्राइसिंग, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से लागत में कमी लाना। बी, बाजार में वस्तुओं के मूल्य में सूक्ष्म एवं क्रमिक वृद्धि करना। सी, किसी नवीन उत्पाद के मूल्य निर्धारण चरणों से उपभोक्ताओं को अवगत करना। और डी, किसी ब्रांडेड उत्पाद के मूल्य पर दूसरे उत्पाद को बेचना। यह है ड्रिप स्प्राइंगिंग। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो ड्रिप जो आपकी प्राइसिंग जो होती है, इसका मतलब होता है कि बाजार में वस्तुओं के मूल्य में सूक्ष्म और क्रमिक रूप से वृद्धि कर दो। मतलब कि उसका प्राइस तो कुछ और था, उसका प्राइस तो मान लीजिए एक्स था,
परंतु आपने क्या कर दिया, x प्लस वन कर दिया, अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिया। कई ऐसे लालाएं हैं, कई ऐसे लाला मतलब कि जो बेचते हैं, ठीक है, बायर हैं ऐसे, सॉरी सेलर हैं ऐसे जो सेल करते हैं, जो इसमें जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, मार्क कर देते हैं, ठीक है, प्राइस को। आप देखोगे बहुत हैं ऐसे, ठीक है, मैं अपना जो जानता हूँ मैं बोल रहा हूँ, तो कई हैं ऐसे जो ऐसा काम करते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आप पाओगे कि इसका प्राइस तो कुछ और है, परंतु ये तो आपने ने किया है या किसी और ने किया है। देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। जानते हैं क्वेश्चन क्या है। इंडिया इंटरनेशनल वुलियन एक्सचेंज मतलब कि IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मतलब कि TCM सदस्य बनने वाला पहला भारतीय बैंक है। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक और डी पंजाब नेशनल बैंक। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, जो आपका इंडिया इंटरनेशनल आपका बुलिंग जो एक्सचेंज है, तो इसमें भारत का एक बैंक आप देखोगे पहला बन गया है, जो भारतीय बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि SBI, इसको बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 23। भारत में झींगा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक्वाकल्चर में होने वाली एक, ठीक है, फसल है, जो कि मत्स्य मतलब कि मछली की, फिशेस की एक प्रजाति है, ठीक है, जो झींगा इसको कहते हैं। पहला है कि झींगा पालन हेतु आदर्श मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर शब्द देखना, बड़ा ही कठोर शब्द है, अनिवार्य। दूसरा है कि भारत में उच्च उत्पादन के बाद भी वैश्विक झींगा निर्यात में हिस्सेदारी न्यून है मतलब कि भारत उत्पाद तो करता है परंतु एक्सपोर्ट बड़ा कम करता है, कंजम्पशन ज़्यादा कर लेते हैं भारतीय लोग, झींगा भी खा जाते हैं। तीसरे में है कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक राज्य है। उपयुक्त कथनों में से, ठीक है, कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए कितने सही है, आपसे पूछ रहा है, पेयर वाला क्वेश्चन है, कितने सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। आइए देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एकदम सही है कि इसमें एक आदर्श दशा के लिए माना जाता है और उस भूमि में कैल्शियम कार्बोनेट का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और उसके चलते जब ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे, आप देखोगे इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक मात्रा में हो जाएगा। वहीं भारत की बात कर लें तो भारत क्या है, आप देखोगे वैश्विक स्तर पर झींगा उत्पादन में ठीक ठाक स्थिति रखता है, लेकिन हम भी देखो उत्पादन तो बहुत चीज़ों का करते हैं, परंतु आप देखोगे उसका कंजम्पशन भी बहुत अधिक मात्रा में कर लेते हैं। जैसे जैसे हम पल्सेस मतलब कि जो दालें हैं उसका हम प्रोडक्शन बहुत करते हैं, लगभग भारत में तीसरे नंबर पर है, लेकिन महोदय आप देखोगे हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं और ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं, किसका, दालों का, ठीक है। यहाँ पर तीसरा गलत है, ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश नहीं है। वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कौन सा स्टेट है जो झींगा उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्थान रखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आपको बताना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा झींगा उत्पादन कौन सा स्टेट है, बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पहला है, कथन दूसरा है। आपसे कह रहे हैं कथन पहले में कि कच्चे तेल की वैश्विक मूल्य में वृद्धि के कारण स्वर्ण का वैश्विक मूल्य बढ़ जाता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि कच्चे तेल की वैश्विक मूल्य में वृद्धि के कारण क्या होता है, जो सोना होता है उसके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वही आप देखोगे दूसरा कह रहे हैं क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा स्फीति के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बचाव निधि है। बात दोनों ठीक है, क्योंकि जब जब आपका क्रूड ऑयल बढ़ेगा, मतलब कि जो क्रूड ऑयल है अगर उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, उसके बैरल आप देखोगे, तो वैसे ही क्या है स्वर्ण का भी आप देखोगे वैश्विक मूल्य बढ़ जाता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि स्वर्ण मुद्रास्फीति के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बचाव नीति के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा कथन क्या है, पहले कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे देखिएगा, आइए लगाइएगा आप भी, आप किसी से कम नहीं। देखिए 20 नंबर बताइएगा, परंतु एक कंडीशन है बच्चे, सब पर कंडीशन रहती है, वो तो वीडियो को पोस्ट सबको करना है, आपको भी करना है, क्योंकि अगर मैं इसको भी पढ़ूंगा इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों पढ़ूंगा तो फिर थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है, डबल फिर उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए वीडियो को पोस्ट करके आपको आंसर दे देना है। डिस्कस मैंने कर दिया इधर हिंदी वाले में, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको भी साथ तो लेके चलूँगा और मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि आपको बायलैंग्वेज चीज़ें मिलती रहें। 24
ऑप्शन सी रे, ठीक है, यही है 24 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25 नंबर और ये क्या कह रहे हैं आपसे, हाल ही में चर्चा में रहे नाकुरू बांध का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको भी बताना चाहिए कि किस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी कांगो, सी केनिया और डी दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर है नाकुरू बांध। जब आप बच्चे मैपिंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैपिंग पढ़ते हैं, और मैपिंग में जब आप अफ्रीका की मैपिंग करते हैं, मैं करवाऊंगा, ठीक है, आपकी इन फ्यूचर मैपिंग करवाऊंगा, 100% करवाऊंगा, ठीक है, मैपिंग, क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ये जो आपको मिलेगा ये खास तौर पर कहाँ मिलेगा, केनिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चे, ये केनिया में आपको जो नाकुरू बांध है ये आपको केनिया में देखने के लिए मिलेगा, और ये चर्चाओं में भी रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 26 मतलब कि 26 नंबर। देखिए एम पोक्स, जिसको एम पोक्स मतलब कि मंकी पोक्स को शॉर्ट में अब एम पोक्स कहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो बताइएगा एम पोक्स को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे। एम पोक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक डीएनए आधारित विषाणु है, मतलब कि वायरस है जो डीएनए को अटैक करता है, ठीक है। दूसरा है इसका संचरण मुख्य रूप से कृंतकों एवं स्तनधारियों के बीच सीधे संपर्क से होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, या फिर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो देखो अच्छे, इसमें दोनों बातें ठीक हैं कि एक तरीके से ये डीएन वेरिएंट है, ठीक है, एक वायरस है, और खास तौर पर इसका संचरण क्या है, आप देखोगे कृंतक और स्तनधारियों के संपर्क से अगर आप आते हैं तो आपको भी क्या है मंकी पॉक्स ये देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसको एम पॉक्स कहते हैं, मंकी से ये होती है। बताइए कौन से देश से, हालांकि ये आप देखोगे मध्य जो अफ्रीका है वहां से आपको देखने के लिए मिलेगा, कांगो वाले क्षेत्रों से, ठीक है, ये देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्य अफ्रीका से ये निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका हाल ही में चर्चाओं में रहे PHI-3 मिनी मतलब कि ओपन AI मॉडल का अनावरण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, बी टेस्ला, सी गूगल और डी मेटा। ये सभी की सभी कंपनियां विदेशी हैं, ठीक है। टेस्ला एलन मस्क की है, गूगल आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी जानते हैं, मेटा भी आप जानते होंगे, ठीक है। और मेटा से आजकल सभी कनेक्ट है। तो बताइएगा किसका है PHI-3 मिनी। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का है बच्चे, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 मतलब कि 28 नंबर। देखिए DRDO द्वारा परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है, मतलब कि स्मार्ट प्रणाली के बारे में पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल आधारित आयुध प्रणाली है। 2, यह पनडुब्बी रोधी मतलब कि टारपिंडो संचारण प्रणाली में सहायक है। 3, इसे ग्राउंड मोबाइल आप देखोगे लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, आपसे पूछा है कि कितने सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, 28 का राइट आंसर दें। देखिए इसका बच्चे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, मतलब कि आपका दूसरा इसमें करेक्ट आंसर है। जो DRDO द्वारा शुरू की गई है, ठीक है, ये जो स्मार्ट प्रणाली है ये हाइपर नहीं, ये सुपरसोनिक, आई थिंक अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो ये सुपरसोनिक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, सुपरसोनिक, ठीक है। तो इसमें 2 सही है, ठीक है। ये खासतौर पर ग्राउंड मोबाइल संचार से प्रक्षेपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और ये पनडुब्बी को रोधी टारपिंडो में भी सहायक होता है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर ही है कि हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 मतलब कि 29 सॉरी, ठीक है, 29 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 1 सेकेंड, GPT-40 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि GPT से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह सबसे तीव्र एवं शक्तिशाली AI मॉडल है। दूसरा, यह टेक्सस विजन एवं ऑडियो कार्य हेतु एकल मॉडल का प्रयोग करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। बच्चे अगर आप देखोगे जो आपका GPT-40 है ये खासतौर पर ये सबसे तीव्र और शक्तिशाली AI मॉडल है, और खासतौर पर ये टेक्सस विजन और ऑडियो कार्य हेतु एकल मॉडल का प्रयोग करके
बनाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इंग्लिश वाले बच्चों को हम देख लेते हैं। आइए देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे देखिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ना। नारकुरुडाम 26 विद रेफरेंस टू एमपैक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स बोलते हैं, पॉक्स डीएनए वेस्ट। 27 ऑप्शंस बताइएगा। PHI3 मिनी, ओपन AI मॉडल 28 ऑप्शंस। स्मार्ट के बारे में पूछा है DRDO के द्वारा, इसको थोड़ा चेक कर लेगा हाइपरसोनिक है कि सुपरसोनिक है। 29 GPT 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आइए देखिए, तीसरा 30 भी लगा लीजिएगा बच्चे, 30 नंबर भी लगा लीजिएगा जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, लगाइएगा। ओलैंडर फ्लोर, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, क्या कह रहे हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। देखिए, कनेर का फूल जिसको आप देखोगे नेरियम ओलिएडर, जिसे हाल ही में केरल के मंदिर में चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अपने किन गुणों हेतु प्रसिद्ध है। मतलब कि जो कनेर का फूल होता है, कनेर का आप कभी फ्लोर बना देते हैं, कभी याद कीजिएगा क्लास 8 में जब आर्ट बनाते थे तो आप बहुत व्यक्ति कनेर का फूल ही बना देते थे, ठीक है। और ऑल इन वन जब आता है, जो छोटा कायदा जिसको बोलते हैं, मेरी तरफ तो कायदा बोलते हैं भाई, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें भी कनेर का फूल आपको मिलता है। देख लीजिएगा, गोल कर लीजिएगा, नहीं देखा है कई बच्चों ने, भूल जाते हैं, बस रोज़ आपको पता रहता है गुलाब, एक हार्ड और एक रोज़ आपको पता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 4 स्टेटमेंट है। पहला, इसके गुण क्या क्या है, ठीक है, फीचर क्या है। पहला है सूखा सहने की उच्च क्षमता, मतलब कि ये क्या है, जो ऐसे सूखे में भी हो सकता है, ड्राइनेस वाले एरिया में। दूसरा है कि भू निर्माण में सहायक। तीसरा है त्वचा रोगों के उपचार में उपयोग। और चौथा है रोगाणुओं एवं परजीवियों से सुरक्षा। नीचे देव कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 3 और 4। बच्चे इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ये आज की क्लास का बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स देना है। इसका जो पार्ट नंबर 2 है बच्चे, हम आपसे कल लाइव लेंगे, ठीक है। कल आप वेट कीजिएगा, कल आपका लाइव ये क्लासेस होगी, ठीक है। रात 8 बजे आप मिले मुझसे। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल आपके लिए अब सारी क्लासेस लाइव लेकर के आ रहा है, ठीक है। और 25 दिसंबर से मैं NCERT और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। एक डिजाइन हो रही है क्लास, उस पर चर्चा हो रही है बच्चे, मैं आपको यहीं पर अनाउंस कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक क्लास की चर्चा हो रही है आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। और उसमें आर्ट एंड कल्चर में हम खास तौर पर बड़े अच्छे से आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाए जाएंगे और फिर उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ बता दूंगा जो करंट अफेयर में रहे हैं उनको भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ते रहिएगा और रिवाइज करते चलिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, इसी के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।